जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जरा जोर से, भारत माता की, भारत माता की। आज की सभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सम्मानीय सम्राट चौधरी जी, हमारे यहां के लोकप्रिय प्रत्याशी और भारत सरकार में मंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री आर के सिंह जी, बिहार सरकार में मंत्री जनक राम जी, हमारे विधानसभा में पार्षद जीवन कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में विधायक बाबू अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैं युवा काल से काम कर रहा हूं, भारत सरकार में पूर्व मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी, मेरे पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी ऋतुराज सिन्हा जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्रीमती मीना सिंह जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, पूर्व विधायक, हमारे बहुत ही युवा साथी और लंबे समय तक जिनके साथ काम किया ऐसे संजय सिंह टाइगर जी, दुर्गा राज जी, जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, राजेश्वर सिंह जी, राजेश्वर पासवान जी, महेश्वर मिश्र जी, रोहित कुशवाहा जी, यहां सम्मानित मंच और हमारे इस आरा लोकसभा में इस क्षेत्र में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे इस पावन धरती पर मां अरण्या देवी के भव्य मंदिर के प्रांगण में मां अरण्या का आशीर्वाद लेकर इस पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी राजकुमार जी और बाद में सम्राट चौधरी जी ने आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार तीसरी बार आए इसके लिए अपील भी की और उन्होंने इसके लिए कारण भी गिनाए कि क्यों मोदी जी की सरकार जरूरी है। और मैं उनसे तायद करता हुआ, उनकी बात को समर्थन करता हुआ आप सब लोगों से अपील करने आया हूं कि देश की आवश्यकता, प्रदेश की आवश्यकता, आरा की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता है कि आरा से, शाहबाद से, बक्सर से, काराकाट से, सब जगह से कमल ही खिलना चाहिए, कमल ही खिलना चाहिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में सिर्फ देश में प्रधानमंत्री के रूप में ही राज नहीं किया, उन्होंने भारत की मानसिकता, राजनीतिक सोच, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक परिभाषा, राजनीतिक चाल ढाल, रंग ढंग, तौर तरीका, सब में बहुत ही, जिसे कहा जाए, गहराई से चिंतन करते हुए उसमें परिवर्तन कर दिया। आप 10 साल पहले का भारत याद कीजिए। भारत का साधारण आदमी, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण नागरिक ये मान चुका था कि राजनीति के माध्यम से कुछ बदलाव नहीं आएगा।
साधारण व्यक्ति बोलता था ये तो ऐसे ही चलेगा, ये राजनीति से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सब एक बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। एक उदासीन की मानसिकता में देश जी रहा था। लेकिन 10 साल के मोदी जी के अथक प्रयास, मोदी जी के संस्कृति का, राजनीतिक चरित्र का परिवर्तन, संस्कृति का परिवर्तन, परिभाषा का परिवर्तन, कार्य करने की शैली का परिवर्तन, इस तरीके से काम करने के कारण आज 140 करोड़ देश उनके साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए चल पड़ा है। यह परिवर्तन आ चुका है। आप देखिए, जो उदासीन देश था आज अपने आप को विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ने के लिए आतुर हो गया है। यह परिवर्तन आया है और इस परिवर्तन का कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी का 10 साल पल पल, हर मिनट, हर घड़ी, हर दिन, हर महीना, हर साल एक एक पल उन्होंने देश के नाम लगाया और देश को विकास करने के लिए लगाया। इसलिए आज देश की जनता विश्वास करके उनके साथ चल पड़ी है और इसीलिए यह हमारा फर्ज बन जाता है, यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और हम इसको निर्णायक मोड़ तक ले जाएं। मेरे पहले वक्ताओं ने आपको बताया कि भारत की तस्वीर कैसे बदली है। आज दुनिया में आप देखेंगे तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कोरोना की चपेट से अमेरिका भी नहीं बचा, यूरोप भी नहीं बचा, जापान भी नहीं बचा, चीन भी आर्थिक दृष्टि से मंदी की तरफ बढ़ा, जापान में भी मुसीबत आई। लेकिन हम बड़े गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि कोरोना की चपेट के बावजूद, यूक्रेन युद्ध के बावजूद, सप्लाई चेन की मुसीबत के बावजूद भारत जो 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था खड़ी थी, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई, 5वें नंबर की। और समय का इंतजार कीजिए, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाएंगे हम और 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी, तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। एक विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं। हम स्टील में आगे निकल चुके, हम दुनिया के दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर बन गए, केमिकल्स में हम आगे निकल चुके, दवाई बनाने में जो देश दवाई भारत में विदेश से आती थी, यहां ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 25 से 28 साल लगे हैं, यहां टेटनस की दवाई को आने में 40 साल लगे हैं, 30 साल लगे हैं, यहां जापानीज एन्सेफेलाइटिस की बीमारी, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लगे। आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में दवाई बेचने में और मैन्युफैक्चर करने में दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया, दूसरे नंबर पर आकर के खड़ा हो गया। और सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। अमेरिका भी घबराता है भारत की दवाओं से कंपटीशन करने में। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, 10 साल पहले गांव में बिजली नहीं थी, 18,000 गांव बगैर बिजली के थे और 2.5 करोड़ लोग बिना बिजली के घरों में रहते थे। हमारे सिंह साहब जो पावर मंत्री हैं वो जानते हैं, आज इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में हर गांव बिजली पहुंचाई है और हर घर को बिजली से युक्त किया है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और क्वालिटी वाली बिजली, हर खेत को बिजली पहुंचे, इसकी योजना, इस तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि आज भारत, आपके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, आपके मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल उठा के देखो, उस पे लिखा है मेड इन इंडिया, मेड इन भारत।
आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है, 97% भारत बना रहा है। यह बदलता भारत है, यह बदलती तस्वीर है। आज 10 साल में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गए, 55,000 किलोमीटर। आप बताइए, ये रोहतास में नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है भैया बताओ? बन रहा है कि नहीं? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये सोन नदी के ऊपर 6 लेन बना कि नहीं बना? वर्ल्ड क्लास बना कि नहीं बना? ये परिवर्तन 55,000 किलोमीटर सड़क, 26,000 किलोमीटर के नए रेलवे ट्रैक बने पिछले 10 साल में, 26,000 किलोमीटर। ये परिवर्तन हमारे मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया। आपको जानकर खुशी होगी, आज 2 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछ चुका है, 2 लाख पंचायत में, और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है। ये जो ऑपोजिशन में कांग्रेस के लोग हैं ना, ये कहते थे ये मोदी जी का सपना है, भारत तो अनपढ़ है, भारत में डिजिटल क्या करेगा, भारत में डिजिटल क्या मदद करेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, और आप भी इस बात से तायद करेंगे कि आज भारत में सब्जी बेचने वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता है। ये भारत बन गया, ये बदलता भारत है। ग्रामीण सड़कें हजारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। गांव को बोलो पक्की सड़क से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? जरा जोर से बोलो, जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है? गांव तक सड़कें पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? पगडंडियां खत्म हो गई कि नहीं हो गई? कच्ची सड़कें खत्म हो गई कि नहीं हो गई? लाखों पंचायतों को और लाखों गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है। इससे गांवों को मजबूत बनाया गया है। अभी अभी मेरे सम्राट चौधरी जी आपके सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात कर रहे थे। क्या था कांग्रेस का जमाना? एक पंचायत में साल भर में 2 इंदिरा आवास योजना मिलती थी, 2 इंदिरा आवास योजना। आज भारत में मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बन गए, 4 करोड़ घर, और एक एक पंचायत में 40-40, 50-50 मकान बने हैं। यह फर्क आया है। यह गांव गरीब की चिंता हुई है। 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, ये यहां पर देने का काम 80 करोड़ की जनता को दिया गया, और बिहार में 1 करोड़ 80 लाख की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल पहुंचाने का काम किया गया। फर्क क्या पड़ा? फर्क यह पड़ा कि आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए और वो ऊपर पहुंच गए, गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए। इस बात को हमको समझना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, नीति आयोग कह रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। ये विकास के नए आयाम को स्थापित किया गया। आयुष्मान भारत की बात की गई। आज भारत में 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, गरीब लोग, इनके इलाज के लिए मोदी जी ने हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत में दिया, 5 लाख का, और 365 करोड़ रुपए गरीब लोगों के इलाज में खर्च हो चुके हैं। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, आप लोग मेरी बात जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। राजकुमार बाबूजी को आपने जिता के भेजना, राजकुमार जी को, हमारे को यहां से कमल खिला के भेजना। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर हो जाएगी, और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल हो गई है या हो जाएगी, उसको प्रधानमंत्री जी के तरफ से 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए कार्ड मिलेगा। और कोई भी बुजुर्ग माता, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, किसी भी इलाके से और किसी भी आमदनी से, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से 5 लाख रुपए का
आयुष्मान कार्ड मिलेगा और हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की जाएगी। हमारे यहां तो 70 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी भी किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करती हैं। और मोदी जी को देखो, जिन्होंने हर 70 साल से ऊपर के आदमी को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की है। अभी अभी आपके सामने सम्राट चौधरी चर्चा कर रहे थे कि आपका बिल 0 हो जाएगा, 0। मैं राजकुमार जी से चर्चा कर रहा था, यही उस विभाग के मंत्री रहे हैं। आने वाले समय में याद रखिएगा, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी और सौर ऊर्जा से आपके घर की बिजली मुफ्त हो जाएगी और जो बिजली आप नहीं खर्च कर पाएंगे वो ग्रिड में चली जाएगी और उसकी भी पैसे आपको मिलेंगे या बैंक तक पहुंचाए जाएंगे, इसकी व्यवस्था की जाएगी। बोलो, भादर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? बोलो, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और बदलना है कि नहीं बदलना है? और बदलना है तो कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? और खिलाना है तो राजकुमार बाबू को लाना है कि नहीं लाना है? यही रास्ता है, यही रास्ता है, इसी को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, ये मोदी जी के राज में अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो रही है, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो रही है। मैं 10 साल का लेखा जोखा आपके सामने रख रहा हूं। मैं आपको वो तस्वीर खींच के बता रहा हूं, जब कोइलवर ब्रिज में घंटों गाड़ियां रुका करती थी, घंटों ट्रक रुकते थे, एक तरफ से कॉन्वॉय जाता था, दूसरे तरफ से निकलता था। आज आपको 6 लेन मिल गया, वहां वर्ल्ड क्लास का 6 लेन मिला, वर्ल्ड क्लास का। ये परिवर्तन आप देख रहे हो, ये नई नई ट्रेन की लाइनें बिछ रही हैं और अमृत भारत में हर रेलवे स्टेशन, मोदी जी का संकल्प है, कोई रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास से नीचे का नहीं होगा। भारत की जनता एयरपोर्ट और रेलवे में अंतर करना बंद कर देगी, उसको अंतर ही समझ में नहीं आएगा। इस तरीके का रेलवे स्टेशन बन रहा है, इस तरीके से विकास हो रहा है, इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं इन सब चीजों के बारे में जहां बात करता हूं, वहीं मैं बताना चाहता हूं, बिहार के लिए मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपए ग्रांट इन एड दिया है, 3 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटीज के लिए 2660 करोड़ रुपए दिया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया में खुल गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए परमानेंट कैंपस, रेजिडेंशियल कैंपस पटना में बन गया। 8 नए मेडिकल कॉलेज दिए गए और बिहार में 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है, 3500 किलोमीटर की सड़क। यही बिहार था जब पता नहीं चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, यही बिहार था। आज आपके यहां 3500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बन गया है। उसी तरीके से आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने बिहार के लिए 1 लाख करोड़ रुपए नए ब्रिज के लिए, महासेतु के लिए, 6 लेन के लिए, रोड के लिए बिहार में दिया है। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसी तरीके से वंदे भारत ट्रेन चलाना, इसलिए विकास के नए नए काम किए गए हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि आपके यहां भोजपुर बक्सर का जो 4 लेन रोड है 48 किलोमीटर की, उसमें 1728 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जो सीधे दिल्ली से आरा की जनता के लिए आए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि आपके यहां आरा पावर ग्रिड 200 मेगावाट का, और उसकी भी कमिश्निंग हो गई है और ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है। और हमारे ऊर्जा मंत्री, ऊर्जावान मंत्री राजकुमार जी ने यह विशेष रूप से आरा की जनता के लिए किया है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है, जिसको आगे बढ़ाने का काम आप सब लोग कमल खिला करके करेंगे, ये मैं बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लालटेन युग में जाना चाहते हो? क्या लालटेन युग में जाना चाहते हो? ये लालू का लालटेन युग याद है ना? याद है? आरजेडी का मतलब मालूम है क्या है? आर का मतलब हुआ रिश्वतखोर, राष्ट्र विरोधी।
जे का मतलब हुआ जंगल राज और डी का मतलब हुआ दलदल। ये राष्ट्र विरोधी रिश्वतखोरी जंगल राज दलदल है। बोलो ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओगे क्या? बढ़ाओगे? माले के दिन आने हैं क्या? याद है ना? बताओ भैया, याद है? दिन दहाड़े आना मुश्किल था। 4 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, याद है? और याद है खेत पर झंडा गाड़ दिया जाता था, याद है? खेत पे झंडा गाड़ देते थे और जमीन गई आपकी। होता था कि नहीं होता था? कत्ल होते थे कि नहीं होते थे? गुंडा राज था कि नहीं था? जंगल राज था कि नहीं था? और 2003 में लठिया भाजन तेल पिलावन रैली कराई थी कि नहीं कराई थी? लाठी क्यों लेके आए थे? बिहार की जनता को डराने के लिए। बिहार की जनता को डराने के लिए। यह बच्चा तेजस्वी क्या जाने पिता के कारनामे? इसको क्या मालूम 20 साल पहले क्या हुआ है? यह क्या जाने? ये तो मटन बनाना सिखा रहे हैं, कोई मटन खाना सिखा रहे हैं, कोई मछली बनाना सिखा रहे हैं, और वो भी जमीन पर नहीं, हवा में। देखो इनकी अय्याशी, देखो इनकी मौज मस्ती। इनको लाना है क्या? जरा जोर से बोलो भैया, दिल्ली तक मैं जाऊंगा, आवाज आपकी आनी चाहिए। ऐसे लोगों को लाना है क्या? ये ऐसे लोग हैं जो लालू जी जानते हैं क्या बोलते थे? सड़क काहे को चाहिए? सड़क सड़क आ जाएगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। क्या क्या अंधेर गर्दी मचा रखी थी क्या? और ये 10 लाख नौकरी देगा? अरे पहले पिता के कारनामों का पश्चाताप करो, पिता के कारनामों का पश्चाताप करो। और ये इनको अपनी जाति की भी चिंता नहीं है। याद रखना, इन्होंने कोई जाति के लिए कोई काम नहीं किया। इन्होंने काम किया तो परिवार के लिए काम किया, सिर्फ परिवार के लिए काम किया। लालू के बाद राबड़ी, राबड़ी के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद मीसा, मीसा के बाद रुक्मणी, फिर आगे आने वाले लोग और होंगे परिवार के। आप कहां आते हो इनके नक्शे में? आप कहां आते हो? बोलो ऐसे लोगों को लाओगे क्या? ये लोगों को घर बैठाने की जरूरत है। अच्छा मैं पूछता हूं, बोलो ये लालू यादव की पार्टी माले को पुचकार रही है कि नहीं पुचकार रही है? पोस रही है कि नहीं पोस रही है? ये वही अंधेरे दिन को लाने की साजिश है कि नहीं है? ये विकास को रोकने का तरीका है कि नहीं है? ये लेवी लेने का तरीका है कि नहीं है? ये रंगदारी टैक्स लेने का तरीका है कि नहीं है? मित्रों, इनको घर बैठाना बहुत जरूरी है। और राजकुमार जी को दिल्ली भेजना देश की आवश्यकता है, प्रदेश की आवश्यकता है, इलाके की आवश्यकता है। इसको आपको याद रखिएगा। ये जो इंडिया अलायंस है, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। ये भ्रष्टाचारियों का टोला है। बोलो कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया कि नहीं किया? बोलो चीनी घोटाला किया कि नहीं किया? चावल घोटाला किया कि नहीं किया? पनडुब्बी घोटाला किया कि नहीं किया? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया कि नहीं किया? हेलीकॉप्टर का? जरा जोर से बोलो। 2G का घोटाला किया कि नहीं किया? 3G का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सब घोटालेबाज पार्टियां हैं। बताओ लालू ने चारा खाया कि नहीं खाया? अलकतरा खाया कि नहीं खाया? और जमीन के जगह पर नौकरी के जगह पर जमीन खाई कि नहीं खाई? ये बेल पर है कि नहीं है? ये सारे नेता या तो, और मोदी जी ने कह रखा है कि जितना घूमना है घूम लो, जितना हेलीकॉप्टर की मौज करनी है कर लो, समय आएगा जब तुम्हारी जगह जेल के अंदर होगी, जेल के अंदर होगी। मोदी जी ने साफ कहा है, लाल किले के प्राचीर से कहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। बोलो करना है ना भ्रष्टाचारियों को अंदर करना है कि नहीं करना है? आप बताओ, केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में, आजम खान जेल में। ये तो जेल में है या बेल पर है? ये क्या है?
ये सारे नेता टीएमसी। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी के एक नेता झारखंड का मंत्री के पीए के नौकर के घर से 29 करोड़ रुपए निकलते हैं, 29 करोड़ रुपए। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा। एक कांग्रेस का झारखंड का एमपी है, उसके घर से 360 करोड़ रुपए निकले, 360 करोड़। 18 नोटों को गिनने वाली मशीन लगी, 3.5 दिन लगे, तब जाकर के पैसा गिना गया। ये है इनके कारनामे। और ये किस मुंह से बेईमान, किस मुंह से आ जाते हैं भाषण देने, किस मुंह से आ जाते हैं। अभी शिवनाथ चौधरी जी बोल रहे थे, ये दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का आरक्षण, रिजर्वेशन पर डाका डालने जा रहे हैं, डाका डालने जा रहे हैं। बोलो, डाका डालने देना है क्या? डाका डालने देना। और मालूम है किसको देंगे? मुस्लिमों को देने की साजिश रची जा रही है। हमारा मुस्लिम से विरोध नहीं है, वो हमारे भाई हैं, लेकिन याद रखना, संविधान में लिखा है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलेगा। और इसलिए हम एक भी दलित भाई का, एक भी आदिवासी भाई का, एक भी पिछड़ा वर्ग का, एक भी अति पिछड़ा का, एक भी रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। और यह रिजर्वेशन उनका रहेगा, इस पर डाका नहीं डालने देंगे। लेकिन ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरता है, अंदर पढ़ता नहीं है। शायद पढ़ने आता है या नहीं मालूम नहीं मुझे। क्या लिखा है अंदर? पढ़ भाई। बाबा साहब अंबेडकर ने क्या लिखा है? धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मित्रों, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। और एक बात मैं और बता दूं, आप सब लोग अयोध्या गए थे, पड़ोस में राम मंदिर पे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में, और आप लोगों ने शिरकत की। लेकिन याद रखना, ये घमंडिया गठबंधन, ये राम विरोधी है, और ये सनातन विरोधी है, और ये राष्ट्र विरोधी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इसको। ये राम विरोधी कैसे है? ये सोनिया गांधी की सरकार ने एफिडेविट लिख करके दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है, राम का वैज्ञानिक आधार नहीं है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। और कपिल सिब्बल ने बोला, ये राम जन्मभूमि का फैसला, इसको लटकाओ, अटकाओ, नहीं तो बीजेपी वालों को फायदा हो जाएगा। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब ये राष्ट्र विरोधी भी है। ये अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारा लगाने वालों को लोकसभा का टिकट देते हैं, चुनाव लड़ाते हैं। राहुल उनके साथ जाके खड़ा होता है और नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो एमपी का कैंडिडेट है, राहुल का दोस्त है। बोलो, ये राष्ट्र विरोधी काम है कि नहीं है? है कि नहीं है? जरा जोर से बोलो, है कि नहीं है? ऐसे राष्ट्र विरोधियों को आगे आने दोगे क्या? ये सनातन विरोधी भी हैं। इनको सनातन क्या मालूम? वो उदयनिधि बोलता है सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। एक ए राजा बोलता है सनातन HIV है, एड्स है। और राहुल चुप, सोनिया चुप, प्रियंका चुप, कोई कुछ नहीं बोलता। ये सब सनातन के विरोधी लोग हैं। ये आपने देखा होगा, कल सोशल मीडिया में एक सेल्फी चली हुई है, आपने वो भी देख लिया होगा, उससे भी आपको ध्यान में आएगा। ये सब लोग, और मैंने जैसे कहा कि राष्ट्र विरोधी की बात हो चाहे सनातन विरोधी की बात हो, ये सब लोग हर दृष्टि से देश को कमजोर करने वालों को पुचकारने वाले, पोसने वाले लोग हैं। जहां राष्ट्र विरोधी काम होगा वहां घमंडिया गठबंधन खड़ा होगा, जहां समाज को तोड़ने वाली बात होगी वहां घमंडिया गठबंधन खड़ा होगा। जहां आप बताइए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, ये सारी योजनाएं 10 साल तक चलाई। कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसमें इतने मुसलमानों के घर बने? बोला कभी? कभी बोला? कभी बोला कि इतने मुसलमानों को अनाज मिल रहा है? कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला क्योंकि मोदी जी
विश्वास करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक मंत्र में सबको पिरोने का काम, सबको एक साथ चलाने का काम। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबको हम एक साथ ले जाएंगे। जो गरीब है उसको हक मिलेगा, उसको मजबूती मिलेगी। लेकिन ये लोग समाज को खंडित करके तोड़ते जाओ, बांटते जाओ, वोट बैंक की राजनीति खड़ी करो, इस बात को लेकर के चले हैं। मैं कहना चाहूंगा इस मंच से, लालू जी आपके दिन लद चुके हैं और कांग्रेस वाले अब आप इतिहास के पार्ट बनने वाले हो। और मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत सक्षम भारत, समृद्ध भारत, ताकत से चलने वाला भारत और 2047 से पहले विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा। उस काम के लिए हम आगे बढ़े हैं और इसीलिए और इसका रास्ता है 1 तारीख को आप सब लोग कमल के निशान पर बटन दबाकर राजकुमार बाबूजी को दिल्ली भेजिए, अपना योगदान करिए और पूरी ताकत से आप भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 400 पार कराइए और इस संकल्प में आप लगिए। यही निवेदन करने में आया हूं। अंत में मैं एक बात कहूंगा, फिर एक बार, अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बिहार।